नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की खबर। मैं हूं सुमित अवस्थी। विपक्ष के गठबंधन इंडिया से जुड़े दलों की जिन राज्यों में सरकारें हैं, उनमें से एक राज्य झारखंड को लेकर अटकलें अब जोरों पर है। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार को लेकर सवाल उठ रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय उन्होंने पूछताछ के लिए 7 बार समन कर चुकी है, लेकिन मुख्यमंत्री सोरेन अभी तक एक बार भी पूछताछ में शामिल नहीं हुए हैं। ये चर्चा जोरों पर है कि क्या हेमंत सोरेन अपनी गिरफ्तारी की तैयारी कर रहे हैं? क्या वो मुख्यमंत्री पद पर अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को बिठाने की फिराक में हैं? ये तमाम अटकलें झारखंड की राजधानी रांची से दूर एक विधानसभा सीट गांडे के विधायक सरफराज अहमद के अचानक हुए इस्तीफे से शुरू हुई है, जिसके बाद अटकलों का बाजार गर्म है। माना जा रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक सरफराज अहमद ने गांडे सीट इसीलिए खाली की कि कल्पना सोरेन वहां पर चुनाव लड़ सके। ठीक यही दावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे की पोस्ट से भी हुई है। निशिकांत दुबे ने लिखा है कि गांडे विधायक सरफराज अहमद ने विधानसभा से इस्तीफा दिया, इस्तीफा स्वीकार हुआ। हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। झारखंड की अगली मुख्यमंत्री उनकी पत्नी कल्पना सोरेन जी होंगी। नया साल सोरेन परिवार के लिए कष्टदायक। निशिकांत दुबे ने अपनी पोस्ट के साथ सरफराज अहमद के इस्तीफे के बाद वो पत्र भी दिखाया जिसमें उनकी विधानसभा सीट को अब रिक्त बता दिया गया है। ये वो पोस्ट है निशिकांत दुबे का आपके सामने। सरफराज अहमद के इस्तीफे के बाद बीजेपी हेमंत सोरेन सरकार पर अब हमलावर हो गई है। प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हेमंत सोरेन जेल जाने से पहले पत्नी को मुख्यमंत्री बनाकर संविधान का मजाक उड़ाना चाहते हैं। जिस ढंग से सरफराज अहमद विधानसभा की सदस्यता से त्यागपत्र देना और चर्चा जोरों पर है कि हेमंत सोरेन जी को समझ में अब आ चुका है कि लगता है कि वो होटवार के वो करीब पहुंच चुके हैं। इसलिए बिहार में जिस प्रकार से लालू यादव ने बेओर जेल जाने के पहले अपने पत्नी को बना दिया था, तो वैसे उनके लिए जगह खोज रहे हैं बनाने का। तो मुझे लगता है कि चूँकि उससे पूर्व भी अब चूँकि 1 साल से भी कम समय बचा हुआ है विधानसभा के चुनाव की, तो ऐसी हालत में चुनाव होना शायद संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि पहले ही महाराष्ट्र हाई कोर्ट की निर्णय आ चुका है। वो तो 1 साल से भी अधिक समय था। तो इसलिए हम महामहिम राज्यपाल से पार्टी मिलेगी और इसको निवेदन करेगी, अगर कोई इस प्रकार की प्रपोजल आता है सरकार बनाने की, तो पहले अटॉर्नी जनरल से या न्यायविद से पूरा सलाह विचार कर ले, तभी कदम को आगे बढ़ा। नहीं तो फिर राज्य संवैधानिक संकट भी पैदा होगी और एक मजाक बन जाएगा। सरफराज अहमद ने इस्तीफे के बाद जो बयान दिया, उससे इन खबरों को और बल मिल रहा है। दैनिक भास्कर अखबार के मुताबिक उन्होंने कहा कि यह फैसला महागठबंधन धर्म को ध्यान में रखकर लिया गया है। ये मेरा व्यक्तिगत फैसला है। मेरे अब तक के अनुभव से मुझे खतरा नजर आ रहा था। मैंने झारखंड और गठबंधन की सरकार को ध्यान में रखकर यह फैसला लिया है। इस फैसले से झारखंड भी बचेगा और सरकार भी। अगर भाजपा नए साल में कुछ नया करने वाली थी तो मैंने उनसे पहले कुछ नया कर दिया। मैंने बस ये ध्यान रखा कि एक सेक्युलर सरकार को कैसे बचाया जाए। इसे ध्यान में रखते हुए मैंने फैसला किया है। सरफराज अहमद का यह बयान काफ़ी कुछ कहता है। क्या उन्हें इस बात की आशंका है कि हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया जा सकता है? जमीन घोटाला और अवैध खनन के मामले में हेमंत सोरेन जांच एजेंसियों के घेरे में है। इस बीच झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने सरफराज अहमद के इस्तीफे पर कहा कि राजनीति में वैकल्पिक व्यवस्था बनाकर रखनी पड़ती है और उसी के तहत ये इस्तीफा हुआ होगा। जो परिप्रेक्ष्य में जो आप लोग बात कर रहे हैं, तो सबसे बेहतर हमारे माननीय विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ही बता पाएंगे, लेकिन राजनीतिक कयास बहुत ही लगाया जा रहा है। लेकिन ये बात भी सही है कि जब भी हम लोग राजनीति में रहते हैं तो एक जो है ऑल्टरनेटिव व्यवस्था हमको करके रखना पड़ेगा, और उसी व्यवस्था के तहत ये हुआ है। मुझे लगता है अभी माननीय मुख्यमंत्री और उससे लोगों से बात नहीं हुई,
हम कह रहे उससे पाकुड़ और दिल्ली में ही रहे, इसलिए कल बेहतर बता पाएंगे। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज अपने पिता और पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन से मिलने मोराबादी स्थित उनके आवास पर पहुंचे। इससे भी इन खबरों को बल मिला कि वो कोई बड़ा राजनीतिक फैसला ले सकते हैं। इन सबके बीच 3 जनवरी यानी कल हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री आवास पर राज्य में सत्तारूढ़ गठबंधन के विधायकों की बैठक बुला ली है। चर्चा है कि इस बैठक में उनकी पत्नी कल्पना सोरेन का नाम मुख्यमंत्री पद के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। हेमंत सोरेन लगातार ये आशंका जता रहे हैं कि उन्हें ईडी गिरफ्तार कर सकती है और इस मामले में वो मोदी सरकार पर हमला करने का कोई मौका नहीं चूकते। प्रवर्तन निदेशालय पर राजनीति करने का इल्जाम वो पहले से लगाते रहे हैं। हम अभी और भी कई काम करना चाहते हैं, लेकिन ये हमारे विपक्ष लोग आए दिन हमारे कामों में रोड़ा लगाने का कोई कसर नहीं छोड़ता है। ये लोग तो अब ईडी सीबीआई के पीछे जाके छुप गया है और उसी को सामने कर देता है और इसको लगता है कि ईडी सीबीआई के नाम पर ये सरकार डर जाएगी। ये सरकार डरने वाली नहीं है, ये सरकार लड़ने वाली है और भगाने वाली है। आप इस बीच बुधवार यानी कल को सत्तारूढ़ गठबंधन की विधायक दल की बैठक को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। इसके पहले भी आपने देखा होगा कि मधुपुर का उपचुनाव हो रहा था। उस समय भी राजनीतिक पंडितों ने इस तरह की टिप्पणियां की थी, इस तरह के उनके राय आए थे। तो मैं समझता हूं कि ये चर्चा जो हो रही है ना, ये सिर्फ चर्चा है और ये वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति को देख करके ये सारी चीज़ें की जा रही है। पार्टी के द्वारा और सहयोगी दलों के साथ जो बैठक हो रही है वो वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति में उसके परिप्रेक्ष्य में ये बैठक है। अब सवाल उठ रहा है कि अगर हेमंत सोरेन गिरफ्तार हुए तो क्या बिहार में लालू राबड़ी देवी की तर्ज पर यहां भी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? क्या परिवार के भीतर ही पूरी सरकार रहेगी? सवाल ये कि गांडेय सीट से साल 2023 के आखिरी दिन ही इस्तीफा क्यों दिया गया? उसी दिन तुरंत प्रभाव से सीट के रिक्त होने का आदेश क्यों जारी किया गया? जानकारों के मुताबिक ऐसा इसलिए है क्योंकि जनप्रतिनिधि कानून की धारा 151 के तहत विधानसभा का कार्यकाल 1 साल से कम रहने पर अगर कोई सीट खाली होती है तो उस पर उपचुनाव नहीं होता है। झारखंड विधानसभा का गठन 5 जनवरी 2020 को हुआ। इसका कार्यकाल 4 जनवरी 2025 को पूरा होना है। अगर इस्तीफा देने में देरी होती तो विधानसभा का 1 साल से भी कम समय बाकी रहता और उपचुनाव नहीं हो पाता। लेकिन इस्तीफे की तारीख के हिसाब से विधानसभा का 1 साल से ज्यादा का कार्यकाल रह जाता है, लिहाजा इस सीट पर उपचुनाव कराया जा सकता है। अगर सोरेन गिरफ्तार होते हैं तो उनकी पत्नी कल्पना इस सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। इस बीच अगर सोरेन लौट आए तो वो फिर से अपनी कुर्सी संभाल लेंगे, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर दोबारा काबिज हो सकते हैं। लेकिन ये सब ना भी हो तो माना जा रहा है कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी उनकी लोकप्रियता के ग्राफ को बढ़ाएगी, जिसका फायदा उन्हें इस साल होने वाले लोकसभा और फिर विधानसभा चुनाव में मिल सकता है। इस बीच हेमंत सोरेन ने ईडी के समन पर अपना लिखित जवाब आज भेजा है, जिसमें उन्होंने समन को गैर कानूनी और राजनीति से प्रेरित बताया। ईडी ने 14 अगस्त को सोरेन को पहला समन भेजा था। 6 बार समन पर हाजिर न होने के बाद ईडी ने सोरेन को 29 दिसंबर को जो आखिरी नोटिस भेजा था उसमें जांच में शामिल होकर सहयोग करने को कहा था। ईडी ने अपने नोटिस में यह भी कहा कि सोरेन से उनकी चुनी हुई जगह और उनके चुने हुए समय पर पूछताछ को ईडी तैयार है। इसीलिए माना जा रहा है कि 7वीं बार भी हाजिर न होने पर ईडी अब कोई बड़ी कार्रवाई सोरेन के खिलाफ कर सकती है। ईडी ने इस समन को आखिरी मौका बताया था। हेमंत सोरेन कानून के जानकारों से सलाह मशवरा कर रहे हैं। आज हेमंत सोरेन ने राज्य के महाधिवक्ता राजीव रंजन से मुलाकात की। वरिष्ठ अधिकारियों की भी एक बैठक हुई जिसमें मुख्यमंत्री के सचिव विनय चौबे भी शामिल रहे।
इस बीच राजभवन में एक बंद लिफाफे की चर्चा भी फिर से जोर पकड़ रही है। इस लिफाफे में क्या है किसी को नहीं पता है। दरअसल आपको याद होगा, बीजेपी ने हेमंत सोरेन पर पत्थर खनन लीज होने को लेकर एक सवाल उठाए थे और तब के राज्यपाल रमेश बैस से इस बारे में शिकायत कर जांच की मांग की थी। साथ ही हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग भी तेज हुई थी। राज्यपाल ने यह मामला चुनाव आयोग को भेजकर उसकी राय मांगी थी। चुनाव आयोग ने सुनवाई कर ली है और उसके बाद राजभवन को जो रिपोर्ट भेजी वो बंद लिफाफे में थी। अब तक ये लिफाफा बंद ही है। दूसरे राज्यपाल आ चुके हैं, लेकिन नए राज्यपाल ने भी लिफाफा अभी भी नहीं खोला है। झारखंड में अब राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन है। सबकी नज़र अब उन पर है कि क्या ये लिफाफा हेमंत सोरेन सरकार के जाने की वजह बनेगा। ये भी चर्चा चल रही है। हेमंत सोरेन के कई करीबियों पर पहले ही जांच एजेंसियां अलग अलग मामलों में शिकंजा कस चुकी है। 4 मई 2023 को आईएएस छवि रंजन को 10 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया था। उन पर जमीन के दस्तावेजों में जालसाजी के आरोप है। 11 मई 2022 को आईएएस पूजा सिंघल को मनरेगा घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया था। 19 जुलाई 2022 को हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को गिरफ्तार किया गया। 25 अगस्त 2022 को हेमंत सोरेन के करीबी उद्योगपति प्रेम प्रकाश को अवैध खनन मामले में गिरफ्तार किया गया। ईडी ने 11 अगस्त 2023 को उन्हें जमीन घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया था। तो अब सवाल है कि क्या हेमंत सोरेन को भी ईडी गिरफ्तार करने की तैयारी कर रही है। अगर ऐसा होता है तो ये मुद्दा झारखंड ही नहीं, आम चुनाव से पहले देश की राजनीति को भी नए सिरे से गरमा सकता है। इस मुद्दे पर वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र तिवारी की हमने राय जानी। दरअसल हेमंत सोरेन पे जो ये मामला है, 2 मामले हैं। एक तो ईडी का है, दूसरा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को लेकर के, जो पिछले करीब 1.5 साल पहले, जो पहले यहाँ गवर्नर थे तो महाराष्ट्र के गवर्नर हो गए, उनको शिकायत की गई थी। उन्होंने चुनाव आयोग से सलाह मांगी थी। वो सलाह आ गई थी, लेकिन वो बंद लिफाफा अभी तक खुला नहीं है। इन गवर्नर ने भी, जो नए गवर्नर आए राधाकृष्णन जी, इन्होंने भी बोला है कि वो लिफाफा खोलेंगे। तो एक तो वो इशू है, दूसरा ईडी के समन है, जो 7वां समन तो ऐसा नहीं था। इसमें 7वें में ईडी ने ये कहा था कि आप अपनी सहूलियत के हिसाब से जगह वगैरह बता दीजिए कब आप बयान दर्ज कराएंगे 2 दिन के अंदर। तो वो 2 दिन निकल गए, 29 दिसंबर को वो 2 दिन हो गए। आज हेमंत सोरेन ने एक पत्र भेज करके और ये कहा है कि उन्हें ये बताया जाए किस मामले में बयान दर्ज करना है और किस हैसियत से, क्या चीफ मिनिस्टर की हैसियत से या किसी और उसमें किस तरह से करना है। तो इस सब जो पिछले कुछ दिनों का घटनाक्रम है, उससे ये अंदाजा लगाया जाने लगा है कि शायद हेमंत सोरेन को पद छोड़ना पड़े, और उसकी तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है जो उन्होंने गांडे सीट खाली कराई है। उनके जेएमएम के विधायक ने इस्तीफा दिया है, तो सरफराज अहमद ने। तो ये माना जा रहा है कि उस सीट से अगर ऐसी स्थिति बनी कि उनको पद छोड़ना पड़ा, तो वो अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाएंगे और वो वहां से चुनाव लड़ेंगे। सवाल ये भी उठ रहा था कि बरहेट, जहां से खुद ये सोरेन हैं, विधायक हैं, उस सीट से क्यों नहीं लड़ सकती। तो उस सीट से इसलिए नहीं लड़ सकती हैं क्योंकि कल्पना सोरेन उड़ीसा की रहने वाली हैं और वो रिजर्व सीट है। रिजर्व सीट से जो भी चुनाव लड़ेगा वो झारखंड का होना चाहिए, तो इस वजह से वहां से नहीं लड़ सकती। अब जो पूरी इक्वेशन है वो इस तरह की है कि हवा में तो बात ये भी हो रही राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा, लेकिन वो सब स्थितियां हो नहीं सकती हैं क्योंकि महागठबंधन या जो इंडिया गठबंधन है वो मजबूती से हेमंत सोरेन के साथ खड़ा है, जिसमें कुल मिलाकर के इनकी जो स्ट्रेंथ आ रही है चाहिए 42 और हैं इन लोगों के पास करीब 45। तो वो स्थिति बनती नहीं है। दूसरी बात ये कि अगर कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता, मान लीजिए राज्यपाल को ये लगता है कि चुनाव नहीं होंगे और वो सदन की सदस्य नहीं हो पाएंगी, तो उसको रोक सकते हैं। ऐसी स्थिति में थोड़ा सा मामला गड़बड़ाएगा, लेकिन फिर भी राष्ट्रपति शासन की उम्मीद तो बिल्कुल नहीं लग रही है और जो चीजें दिखाई दे रही हैं उसमें हेमंत सोरेन मजबूत दिखाई दे रहे हैं। एक और वरिष्ठ पत्रकार है हरिनारायण सिंह। उनका मानना है कि इस बार ईडी के चंगुल से बचना हेमंत सोरेन के लिए मुश्किल होगा और कल जो विधायकों की बैठक बुलाई है उसमें तस्वीर काफी हद तक साफ हो जाएगी।
सच कहा जाए तो जब से उनकी सरकार बनी है तभी से झारखंड में एक तरह से राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने की कोशिश हो रही थी, और इसमें बहुत हद तक कांग्रेस के विधायकों ने भी दूसरे दलों को साथ दिया था। आप लोगों को पता होगा कि इसके पहले कांग्रेस के कुछ विधायक पैसे के साथ पकड़े भी गए थे, और ये सीधा आरोप लगा था कि ये पैसे खरीद फरोख्त के थे। ईडी ने ही उनको, कलकत्ता पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया था। फिर ईडी की जांच में भी वो चीजें सामने धीरे धीरे करके आएंगी। अब तो सीबीआई भी उस पर जांच कर रही है। तो एक बार फिर ये जो कुछ भी हो रहा है, तो ये हेमंत सोरेन के लिए सचमुच में एक राजनीतिक संकट की स्थिति तो पैदा हो रही है। सवाल सिर्फ हेमंत सोरेन इस्तीफा देते हैं कि नहीं देते हैं, या कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री बनती हैं कि नहीं बनती हैं, ये तो कल एकदम उस पर से पर्दा उठ ही जाएगा। लेकिन मौजूदा हालात जो झारखंड में बन गई है, जिस तरह से ईडी यहाँ पर सक्रिय हो गई है, और अब तक जितने सारे लोगों की ईडी ने दबोचा है, उससे जो कागजात मिल रहे हैं, जो सबूत मिल रहे हैं, जिस तरह की बातें छट करके बाहर आ रही हैं, उससे ये साफ जाहिर है कि ईडी के शिकंजे से मुश्किल है बचना हेमंत सोरेन का। और इसी को देखते हुए कि अचानक अगर मान लीजिए ईडी कोई एक्शन उठा लेती है, तो हड़बड़ी में वो कुछ नहीं कर पाएंगे। समय रहते उन्होंने ये सारा कुछ किया है। तो आपने देखा होगा कि 1 साल अभी चुनाव में बाकी है, और 5 जनवरी को 2020 को जो है विधानसभा का गठन हुआ था। और अगर ये 5 जनवरी अगर बीत जाता, और उसके बाद अगर कहीं वो एक कोई सीट खाली करा करके किसी को चुनाव लड़ाने की कोशिश करते, तो हो सकता था कि चुनाव आयोग 1 साल से कम रहने पे चुनाव की इजाजत नहीं देता। इसी को ध्यान में रख करके 31 दिसंबर को ये इस्तीफा कराया गया है। हालांकि बहुत सारे लोग, भाजपा के लोग, ये भी तर्क दे रहे हैं कि एक इससे पहले एक जगह और विधानसभा का चुनाव होना था, जो 1 साल 50 दिन बाकी था, लेकिन वहां पे नहीं कराया गया था। बहुत सारे कानूनी कागजात भी सामने आ रहे हैं, कई हाई कोर्ट के फैसले भी सामने आ रहे हैं। ये सब कुछ तो अभी भविष्य के गर्भ में है कि आगे जाके कुछ हो रहा है। लेकिन झारखंड में जो भी सियासी सरगर्मी है, जो राजनीतिक हलचल है, जो मौजूदा हालात बन रहे हैं, जो कयास लग रहे हैं, जो अटकलें लगाई जा रही हैं, हमें लगता है कि कल 4:30 बजे, यानी बुधवार को 4:30 बजे सीएम आवास में जो बैठक होगी सत्ताधारी विधायकों की, उसमें सारे पर्दे उड़ जाएंगे, और एक कंक्रीट कोई ना कोई जानकारी सामने आएगी। हालांकि कल की बैठक को लेकर के जहां सत्ताधारी दलों का कहना है कि मतलब एक रणनीति के तहत ये बैठक बुलाई गई है, वहीं भाजपा के लोगों का कहना है कि ये मतलब उनके सांसदों ने, इवन बाबूलाल मरांडी ने भी ये इस तरफ संकेत दिया है, जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, कि कल की बैठक में निश्चित रूप से हेमंत सोरेन जो है कल्पना सोरेन को आगे लाएंगे। संभव हो सकता है कि विधायक दल का नेता भी उनको चुन लिया जाए, और उसके बाद जो है मुख्यमंत्री जो है राजभवन की तरफ रुख कर सकते हैं। लेकिन ये सारा कुछ अटकल है, कयास है। अभी आधिकारिक तौर पर इस पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन आप जानते हैं कि राजनीति में एक कहावत की चर्चा तभी होती है जब कहीं ना कहीं कुछ होता है, और निश्चित रूप से अभी की जो मौजूदा परिस्थितियां हैं, उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि निश्चित रूप से झारखंड में राजनीतिक बड़ा घटनाक्रम होने वाला है। तो इंडिया गठबंधन के एक मुख्यमंत्री झारखंड में परेशान है, तो दूसरे मुख्यमंत्री दिल्ली में हैं, उनके लिए भी कोई अच्छी खबर नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी दिल्ली शराब घोटाले मामले में ईडी का शिकंजा कस गया है। कल यानी 3 जनवरी को ईडी ने अरविंद केजरीवाल को फिर इस मामले में समन किया है। ये इस मामले में केजरीवाल को तीसरा नोटिस है। इससे पहले 2 नवंबर और 21 दिसंबर को दिए नोटिसों पर उन्होंने ईडी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया था। केजरीवाल का कहना था कि उन्हें गिरफ्तार करने की साजिश इसीलिए की जा रही है ताकि वो अगले आम चुनाव में अपनी पार्टी का प्रचार ना कर सके। इस बीच आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में मैं भी केजरीवाल नाम से घर घर एक सर्वे शुरू किया, जिसमें लोगों से पूछा जा रहा है कि अगर बीजेपी की साजिश से केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाता है तो उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अब देखना है कि कल वो ईडी के सामने पेश होते हैं या नहीं होते हैं। पिछली 2 बार की तरह मना कर देते हैं। शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल के 2 करीबी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। आपको याद होगा 9 मार्च 2023 को दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को ईडी ने गिरफ्तार किया था, और 4 अक्टूबर 2023 को आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद संजय सिंह गिरफ्तार हो चुके हैं। उससे पहले
30 मई 2022 को हवाला मामले में दिल्ली के एक और मंत्री सत्येंद्र जैन को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। वो आज भी जमानत पर इस वक्त बाहर है। ये सभी गिरफ्तारियां ईडी ने की। यही वजह है कि सियासी दल मोदी सरकार पर ईडी के दुरुपयोग का आरोप लगाते हैं। आए दिन विपक्ष शासित कई राज्यों में ईडी के छापों पर सवाल उठते रहते हैं। विपक्षी दलों के सामने ये चुनौती तो ईडी की है ही, लेकिन इसके अलावा भी कई और चुनौतियां भी हैं। आम चुनाव सर पर आ गए, महज 3 महीने दूर हैं। नया साल आ चुका है, लेकिन अभी तक सीटों पर बंटवारे को लेकर कोई बात इस विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक में नहीं बनी है। तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष ममता बनर्जी ने दिल्ली में हुई इंडिया गठबंधन की बैठक में 31 दिसंबर तक सीट बंटवारे फाइनल करने की डेडलाइन दी थी, लेकिन 31 दिसंबर बीते हुए 2 दिन हो चुके हैं। वो समय निकल चुका है। यही नहीं, कांग्रेस को इसके सहयोगी कई क्षेत्रीय दलों ने अपने अपने प्रभाव वाले राज्यों में लगातार चुनौती दी है। केंद्रीय स्तर पर एक साथ आए ये दल राज्यों में एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं, इसीलिए एक दूसरे के खिलाफ जहर उगलने में पीछे नहीं रहते। बंगाल में कांग्रेस से तृणमूल कांग्रेस भिड़ी हुई है, तो दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने मोर्चा खोला हुआ है। पंजाब में आप और कांग्रेस के बीच तीखा टकराव है। भले दिल्ली में दोनों सीट बंटवारे की बात कर रहे हों। पंजाब ते दिल्ली च मां अपने बच्चे नूं दुनिया दी सब तो छोटी कहानी सुना सकती है, एक थी कांग्रेस। मान ने ये बात तब कही जब उनसे पंजाब कांग्रेस के नेताओं की आपके साथ गठबंधन करने को लेकर अनिच्छा के बारे में पूछा गया। कांग्रेस ने भी तीखा जवाब दिया। पंजाब कांग्रेस ने हाल ही में राज्य में विशाल रैली कर आला कमान को संदेश दिया कि आपके साथ गठबंधन आत्मघाती होगा। पश्चिम बंगाल में भी कुछ नेता तृणमूल कांग्रेस से गठजोड़ के खिलाफ हैं। उनका कहना है कि राज्य में कांग्रेस का जो भी समर्थन आधार है वो इससे साफ हो जाएगा। राज्य कांग्रेस अध्यक्ष अधीर चौधरी लगातार ममता और टीएमसी पर हमले बोलते रहे। कांग्रेस ने तृणमूल की तय समय सीमा पर भी अमल नहीं किया। कई राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि राज्य कांग्रेस दूरदर्शिता नहीं दिखा रही। तृणमूल ने कहा कि कांग्रेस के स्थानीय नेता बीजेपी के एजेंट हो चुके हैं। दीदी ने यहां गठजोड़ की संभावना खत्म कर दी है। उनकी बात सुनिए, आपको पता चल जाएगा कि वो गठबंधन नहीं चाहती। बंगाल की मुख्यमंत्री गठबंधन नहीं चाहती क्योंकि उनको समस्याएं झेलनी होंगी। हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन बंगाल में कौन आता जाता है ये हमारा सरदर्द नहीं है। ये हम पहले ही कह चुके हैं। कांग्रेस की बंगाल में अपने बूते लड़ने की ताकत है और जहां हम मजबूत होंगे लड़ेंगे। बंगाल कांग्रेस के रुख और दिल्ली कांग्रेस के रुख में साफ अंतर है। कांग्रेस सोनिया राहुल एक मजबूत इंडिया अलायंस के लिए टीएमसी से सहयोग करने को तैयार है, लेकिन बंगाल में राज्य कांग्रेस बीजेपी के बिचौलिए की भूमि निभा रही है, क्योंकि 2021 में टीएमसी ने बीजेपी को हराया था। उधर सीट बंटवारे में लगातार हो रही देरी के बीच ममता बोल चुकी है कि बंगाल में टीएमसी अकेले लड़ेगी, लेकिन बातचीत अभी पूरी तरह टूटी नहीं है और तालमेल की संभावना है। कांग्रेस और टीएमसी दोनों को मिलकर लड़ने के फायदे मालूम हैं। सीट शेयरिंग जितना जल्द हो जाए उतना ही अच्छा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को इंडिया अलायंस का चेहरा बनाने का प्रस्ताव तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने ही रखा था। सूत्रों अनुसार ये पता चला है कि कांग्रेस पार्टी कई राज्यों में गठबंधन बनाने के लिए सोच रहे हैं और इस विषय पर एक रिपोर्ट कांग्रेस अध्यक्ष को भेजा जाएगा। लेकिन पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के साथ और पंजाब में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन बनाना मुश्किल दिख रहा है, क्योंकि अब इस समय दोनों पार्टियों का नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि ये पार्टीज बीजेपी को मदद कर रहे हैं। पंजाब में मोहम्मद गजाली के साथ, कोलकाता में कैमरा पर्सन जीडी शंकर के साथ सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इस बीच अयोध्या में आम लोगों और कार्यकर्ताओं के राम मंदिर दर्शन के लिए बीजेपी ने एक योजना बनाई है।
सूत्रों की माने तो रोज 50,000 लोगों को दर्शन करवाने की योजना है। इस बीच सबकी निगाह इस बात पर भी है कि राम मंदिर में राम लला की नई मूर्ति कैसे दिखेगी। राम मंदिर ट्रस्ट के चंपत राय का कहना है कि नई मूर्ति का चयन हो चुका है, लेकिन किसकी मूर्ति चुनी गई है इस पर उन्होंने अभी पत्ते नहीं खोले। बालक रूप, 5 वर्ष के बालक की कोमलता भगवान का अंश है और राजा का पुत्र है, तो राजा के पुत्र का भी भाव आए, बालक की सुकोमलता भी आए और देवत्व भी आए, ऐसा प्रयास किया गया है। और 3 लोगों ने प्रतिमा बनाई है, एक प्रतिमा का हमने चयन कर लिया है। तो जैसा कि चंपत राय बता रहे थे, रामलला की मूर्ति बनाने का काम 3 अलग अलग शिल्पकारों को दिया गया, जिन्होंने बड़ी गोपनीयता बरतते हुए अलग अलग फैक्ट्रियों में कह लीजिए, अलग अलग इलाकों में कह लीजिए, इन मूर्तियों को तैयार किया। अब 5 जनवरी को इन 3 में से एक मूर्ति के चयन का ऐलान होगा, जिसका इशारा चंपत राय ने किया, क्योंकि जो ट्रस्ट है उसके लोगों ने इन मूर्तियों का मुआयना कर लिया है, आपस में वोटिंग हुई है और उसके बाद एक व्यक्ति को चयन कर लिया गया है। ऐलान 5 तारीख को होगा। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी समेत बीजेपी के कई नेताओं ने आज ट्वीट कर ये खबर फैला दी कि जिस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी उसे कर्नाटक के मशहूर शिल्पकार अरुण योगीराज ने तैयार किया है। इसके बाद मैसूर के रहने वाले अरुण योगीराज को बधाई देने वालों का तांता लग गया, लेकिन आधिकारिक तौर पर मंदिर ट्रस्ट की तरफ से अभी ऐसा कोई बयान नहीं आया है। अरुण योगीराज का नाम हर जुबान पर है, हो भी क्यों ना। राम की जो मूर्ति उन्होंने तराशी है, अयोध्या के राम मंदिर में उसकी प्राण प्रतिष्ठा होने के समाचार आ रहे हैं। ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। मैं बहुत खुश हूँ। काश उसके पिता जीवित होते तो बहुत खुश होते। पूरी दुनिया मेरे बेटे की कला को देखेगी। ಪ್ರಪಂಚವೇ ನನ್ನ ಮಗಂದಿದ್ ನೋಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಖುಷಿ ಪಡ್ತೀನಿ। तकरीबन 6 महीने की मेहनत से गढ़ी गई 5 साल के बाल राम की 51 इंच लंबी मूर्ति के बारे में कहा जा रहा है कि अरुण योगीराज ने इसमें हर भाव को इस बारीकी से उभारा है कि भक्त जब दर्शन करे तो उनके रोम रोम में समाये भगवान राम की छवि जीवित हो उठे। ತುಂಬಾ टाइम ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ बहुत समर्पित होकर अपने काम को करते हैं और बहुत समय देते हैं। जब तक उन्हें खुद भगवान नजर नहीं आ जाते वो शिला पर काम करते रहते हैं। ದೇವರು ವಿಗ್ರಹ ಕೆತ್ತುತ್ತಾರೆ ಅವರು। किस मूर्ति का चयन हुआ है इसको लेकर रहस्य बरकरार है, लेकिन एक रहस्य और बना हुआ है मूर्ति में इस्तेमाल किए गए पत्थर को लेकर। यह पक्का नहीं है कि भगवान श्री राम की मूर्ति उत्तर कर्नाटका के कारकला के पत्थर से तैयार की गई या मैसूर के एसडी कोटे के पत्थर से, लेकिन माना जा रहा है कि मूर्ति उत्तर कन्नड़ा जिले के कारकला के पत्थर से तैयार की गई है और इसकी वजह भी है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक कारकला आध्यात्मिक शहर श्रृंगेरी से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर है। श्रृंगेरी का नाम ऋषि श्रृंग के नाम पर पड़ा, जिनके बारे में मान्यता है कि उन्होंने ही महाराज दशरथ के लिए पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाया, जिसके बाद ही महाराज दशरथ के घर भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। दूसरी वजह यह भी हो सकती है कि कारकला या नेल्ली केर स्टोन शिल्पकारों की पसंद है, क्योंकि ये पत्थर न तो ज्यादा कठोर हैं न ही ज्यादा नरम। ऐसे में भावों को उभारने में काफी मदद मिलती है, साथ ही मौसम का भी इस पर कम असर होता है। अरुण योगीराज के पिता और दादा भी मूर्तिकार थे, बल्कि अरुण योगीराज के दादा तो वोडियार राजघराने के शाही शिल्पकार भी रहे। बेंगलुरु से निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। खबरों की खबर आप देख रहे हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज है। जो ट्रांसपोर्टर्स की ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल चल रही थी बीते 2 दिनों से, खबर है कि अब सरकार के साथ समझौता हो गया है। ट्रांसपोर्टर्स का और सरकार के बीच में सुलह हो गई है, समझौता हो गया है और ये हड़ताल देश भर में जो चल रही थी वो खत्म हो गई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। बीते 2 घंटों से बातचीत चल रही थी दिल्ली में गृह
सचिव के साथ ट्रांसपोर्टर्स की और उसका निष्कर्ष ये निकला है कि हड़ताल खत्म हो गई है। गृह सचिव के साथ ऑल इंडिया मोटर्स ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों की ये बैठक हुई जिसमें ये सुलह हो गई। गृह सचिव से मिलने के बाद ट्रांसपोर्टर्स के प्रतिनिधियों का कहना है कि भारतीय न्याय संहिता के जिस कानून पर उन्हें आपत्ति थी वो अभी लागू नहीं हुआ है और गृह मंत्रालय ने कहा है कि इसे लागू करने के पहले इन लोगों से बातचीत की जाएगी। सभी वाहन चालकों से हड़ताल वापस लेने की अपील की गई है। इस जो ऑल इंडिया मोटर्स ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है इसने तमाम ट्रक ड्राइवरों और ट्रांसपोर्टरों से अपील की है जो देश भर में स्ट्राइक पर है कि वो अब अपने काम पर लौट जाएं। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि जब ये कानून लागू होगा तो इस एसोसिएशन से बात करने के बाद ही लागू किया जाएगा। आज हमें 7 बजे गृह मंत्रालय गृह सचिव भल्ला जी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय एएमटीसी के पदाधिकारियों से मीटिंग हुई और आपको सूचित करते हुए हमें यह खुशी है कि 106(2) में जो 10 साल की सजा है और जुर्माना है वो कानून अब तक लागू नहीं हुआ है। वो कानून अब तक लागू नहीं हुआ है और हम आपको पूरा आश्वासन दिलाते हैं कि ये कानून लागू नहीं होने देंगे। आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो भी निर्णय होगा आपकी चिंता हम बार बार मंत्रालय में भारत सरकार के पास लेके आ रहे हैं। आपको बता दें कि जो नया कानून पास हुआ है भारतीय न्याय संहिता उसके तहत ये प्रावधान था कि अगर हिट एंड रन के केस में अगर हिट करने के बाद दुर्घटना करने के बाद ड्राइवर भाग जाता है और उसको तब सज़ा का प्रावधान 10 साल का कर दिया गया जो पहले 2 साल का था। लेकिन अगर ड्राइवर हिट करने के बाद मदद करता है जिसकी दुर्घटना हुई है उसको अस्पताल पहुंचाता है तो उसकी सज़ा कम मिलेगी। लेकिन ड्राइवरों को इस बात का आशंका थी कि अगर वो मदद करके लोगों को अस्पताल पहुंचाएंगे इलाज के लिए तो उनकी कहीं पिटाई ना हो जाए, लोगों का गुस्सा उन पर ना निकले, इसीलिए हड़ताल पर थे और इस कानून को, इस प्रावधान को कम करने की बात वो लगातार कह रहे थे। तो फिलहाल आज खबरों की खबर में मेरे साथ इतना ही। गुड नाइट।